नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। स्वागत है आपका किसका गढ़ छत्तीसगढ़ में। और आज बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव की। बिल्कुल बच चुका है चुनाव का और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। भूपेश बघेल दोबारा सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी सत्ता में वापस आने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज हम दोनों ही दलों के जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बघेल ने जीत का दम भरा है, लेकिन चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी करके लीड लेने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। वही बीजेपी कांग्रेस की रणनीति पर लगातार कटाक्ष कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी करेगी, क्या है कांग्रेस की रणनीति। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज वहां हुआ क्या है छत्तीसगढ़ में, 2 महत्वपूर्ण बातें हमारे पास हैं, आपको सुनवाएंगे, उसके बाद फिर आके अभी प्रक्रिया में है। ले दे के आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि बात आ रही है पितृपक्ष वाली, तो पितृपक्ष में निकालना होता तो अभी तक निकल गया होता। क्योंकि पितृपक्ष है तो कोई बहुत जल्दबाजी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी संवेदना इस बाबत रहती है कि इन रीति नीतियों का भी पूरी तरह से पालन किया जाए। ये तो अटकलें हैं ना भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सूची 17 अगस्त को आ गई। अब करीब करीब 1.5 महीने होने जा रहे हैं। अब सितंबर समाप्ति की ओर। कांग्रेस ने कहा था हमारी सूची आने के बाद 6 सितंबर को 8 सितंबर को हमारी पहली सूची आ जाएगी। अब उसको भी 20 दिन हो गए। कांग्रेस अपनी पहली सूची तो घोषित करे। अभी जो गदर फिल्म चल रहा है ना, वही चलेगा उनके यहां। जैसे सूची आएगी संभलेगा नहीं। इतना ज्यादा अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर में टिकटों को लेकर, तो हम में और उनमें बहुत फर्क। तो वार प्रतिवार आपने सुना कि क्या कह रहे हैं दोनों ही पक्षों के लोग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ अनिल पुसतकर जी, अनिल सिंह चौहान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, सौरभ जागृति मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी के। सबसे पहले अनिल जी, राज्य में चुनाव कब होंगे उसकी घोषणा हो गई। 2 चरणों में मतदान होगा उसकी घोषणा हो गई। सरकार में यानी कि सत्ता में जो पार्टी नहीं है उसने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन जो सत्ता में है अभी उनके तरफ से लिस्ट नहीं आई है। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी उगे पुगे, अभी भी उधेड़ बुन की स्थिति में है? क्लैरिटी नहीं है कि किसे टिकट दें किसे नहीं दें, कौन आगे जाकर बाजी मारेगा या नहीं मारेगा, उससे ज्यादा क्लैरिटी क्या बीजेपी में है? जल्दी से जवाब। आपने जो सवाल किया है वो बहुत वाजिब है। ये सवाल सीनियर अनिल से है कि जूनियर अनिल से है? जो स्टेट हेड है न्यूज इंडिया के, उनसे हैं। अच्छा जी। तो जो कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता में होने के बावजूद जो है वो लिस्ट जारी करने में पीछे इसलिए भी रह रही है कि उनके 71 विधायक है और उसमें अब कुछ विधायकों का परफॉर्मेंस सबका बराबर तो नहीं है। कुछ का विधायकों का परफॉर्मेंस खराब रहा है, जो खुद सत्ता के लोग समय समय पर कहते रहे कि कुछ लोगों का समय परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो अपना परफॉर्मेंस ठीक कर ले, अन्यथा उनको चुनाव मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी इस मामले में उनसे जो लीड ले रही है 85 90 में से 85 उम्मीदवारों की उन्होंने सूची घोषित कर दी है। वो इसलिए है कि उसको सत्ता वापसी में कि उनको चाह है, बहुत जल्दबाजी है, वो समय के जो है फैक्टर को महत्व दे रही है। अब जो कांग्रेस से जो है उप मुख्यमंत्री का आज ये कहना कि पितृपक्ष है, पितृपक्ष के कारण हम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से जो है इसको कह सकते हैं, आई वॉश कह सकते हैं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि पितृपक्ष के कारण नहीं दे रहे। पितृपक्ष में तो भाजपा ने भी दे दी सूची। आपको जहां पर जो है जो पार्टी के अंदर में जो है जो आपने कहा उधेड़ बुन,
वो दिखती है, उधेड़-बुन की स्थिति है। 71 सीटों में से किसको रिपीट करे, किसको ना करे, ये उनमें से कुछ को चुनना और कुछ को काटना। और जो नारायण चंदेल का कहना है कि उसके बाद गदर, कांग्रेस में गुटबाजी स्वाभाविक गुण है, कांग्रेस में असंतुष्टों का गुट, जो असंतोष प्रकट करना, वो भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हालांकि ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे हर किसी को बोलने का आवाज अधिकार है, लेकिन ये दिख रहा है कि क्योंकि इतनी देर नहीं होनी चाहिए। अनिल सिंह चौहान जी, चुनाव की तारीख, अनिल सिंह चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के अनिल सिंह जी, आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अब सीमाई दो राज्य हैं, एक दूसरे के साथ लगते भी हैं। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि नौकरियां युवाओं को नहीं मिल रही है क्योंकि ये जातिगत जनगणना अभी तक नहीं हुआ था। उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है आज के अपने भाषण में। देखिए तो प्रीति क्या जी, अगर मेरा सवाल यहाँ ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में अगर बेरोजगारी है तो उसका मुख्य कारण ये है कि भूपेश बघेल ने वहां जातीय जनगणना अभी तक नहीं करवाई? देखिए प्रीति जी, समझने की बात यह है कि ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम बेरोजगारी है। कुछ लोग स्वरोजगार की स्थिति में हैं और कुछ लोग शासकीय नौकरियों में हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों की अपेक्षा अपने न्यूनतम स्तर पर है बेरोजगारी के मामले में। दूसरी बात पे मैं आऊंगा, देखिए प्रत्याशियों के मामले में हमारे बहुत ही विद्वान पत्रकार आदरणीय अनिल उसदकर, जिसे मैं थोड़ा सा सहमत हूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जब लिस्ट जारी होगी तो थोड़ा सा ऐसी स्थिति बन सकती है, असामान्य स्थिति। देखिए प्रीति जी, जो लिस्ट घोषित नहीं हो रही है कांग्रेस में, उसका कारण है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक ढंग से ब्लॉक स्तर पर आवेदन ली है। भारतीय जनता पार्टी पे सिर्फ 1 या 2 लोगों को सूची फाइनल करनी थी। अधिकतर प्रत्याशी देख लीजिए आप, जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री, उनको खुद ही पता नहीं था कि हमको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। चाहे आप रेणुका सिंह की छत्तीसगढ़ में बात कर लीजिए, चाहे प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर की मध्य प्रदेश में बात कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति को, व्यक्तिवादी पार्टी है, उसको घोषित करना है, भैया तो तुमको लड़ना है, तुमको नहीं, डंडा लेके हकालना है सीधा। कांग्रेस में ऐसा सिस्टम नहीं है। ब्लॉक से आवेदन आ रहे हैं, वही लोग लड़ेंगे जो ब्लॉक में आवेदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपने ब्लॉक में आवेदन देना पड़ा है। उसके बाद उन ब्लॉक की कांग्रेस अपनी अनुशंसा के साथ जिला को भेजती है, जिला प्रदेश को भेजती है। इस तरह से एक प्रक्रिया बनी हुई है। उस प्रक्रिया में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ गए, उन पे विचारण हो रहा था। और जल्दी किस बात की, हमारे पास 71 एमएलए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीतने की स्थिति में है विधानसभा में। कई विधानसभा में तो आपको बता दूं प्रीति जी कि राज्य सरकार ने इतना अच्छा काम किया है 5 सालों में, और 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देगी तब समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया। जनता जब बिल्कुल, वोट का 18 में भी बटन वोट दिया है दबाएगी, और सबको समझ 3 में आया तारीख को है। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया। अपने ऊपर ऐसी पीठ थपथपा लेना, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये जनता तय करेगी। और जी इसका उदाहरण है, हमने सारे उपचुनाव जीते, नगरीय निकाय जीते, पंचायत चुनाव जीते, लगातार हम चुनाव, हमको जनता ने आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रदेश में हमेशा धान की कीमत को कहा गया हो, दिया ना गया हो, कर्ज माफी की बात की गई हो, की ना गई हो, वो सब हमने करके दिखाया है, सुशासन दिखाया है। छत्तीसगढ़ की प्रकृति से लेकर संस्कृति तक की रक्षा की है। 15,000 नालों को फिर से जीवित करने का काम किया गया है। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक जितना विकास हो जाना चाहिए था, कि वहां पर खनिज संपदा के तौर पर छत्तीसगढ़ इतना विकसित, मतलब खनिज संपदा से इतना लबालब राज्य है कि अभी तक जितना विकास होना चाहिए था, राज्य की सरकार ने अभी तक उतना विकास नहीं किया। इस पर जरा जवाब दे दीजिए, अगर इतना ही विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में तो। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खनिज संपदा का जहां तक मामला है, ये राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में, अरे सर, जब आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, इसीलिए युवा यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं, तो नेशनल राष्ट्रीय मामला है। आपसे इस पे खनिज संपदा पे सवाल पूछा तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है। आप जो कहना चाहेंगे सर वही जवाब होगा, ऐसा नहीं है सर। हमारे साथ बीजेपी से सौरभ जागृति मौजूद हैं, एक बार सौरभ जी के पास भी चलेंगे। जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आनन फानन में उन्होंने अपने तमाम लिस्टों को जारी किया, क्या ये सही है? की बात ही नहीं है। 1.5 महीने पहले हमारी 21 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित हो चुकी थी और वो दमखम से अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुके थे और आज भी कर रहे हैं। इनके भूपेश बघेल जी जहां से आते हैं, पाटन विधानसभा से, वहां तक का प्रत्याशी हमने घोषित कर दिया।
अरे भैया, इन्होंने तो एक भी प्रत्याशी आज तक घोषित नहीं किए हैं। कुल लगभग 27-28 दिन बचे हैं चुनाव को। 7 तारीख 17 तारीख 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। इन्होंने एक प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रहे, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज लगभग 85 विधानसभा सीटों में अपना दमखम से प्रत्याशी उतार चुकी है और जमीनी स्तर पर वो जिस प्रकार से जनता का विरोध देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार जो वादे की थी और जो वादे के हिसाब से छत्तीसगढ़ में आई थी, आज तक वो वादे पूरे नहीं कर पाई है। ठीक है, जिन वादों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी अभी तक पूरे नहीं कर पाई है। अनिल पुसदकर जी, देखिए, ये घोषणा पत्र जो होता है वो चुनाव जीतने का प्रमुख हथियार होता है। वादे कौन सी सरकार नहीं करती? क्या भाजपा की सरकार ने पहले वादे नहीं किए? और आपने जो एक कहा कि जितनी जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था इस राज्य का, उतना नहीं हो पाया, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ये रत्न गर्भा वसुंधरा है। यहाँ खनिज के नाम पे लोहा है, चूना पत्थर है, सीमेंट का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा शायद पूरे भारत में, जो बलौदा बाजार क्षेत्र है वहां पर। कोयला भी बहुत है, कोयला है, वनांचल है, वनोपज है, साल के बड़े बड़े जंगल, तेंदु पत्ता भी बहुत है, तेंदु का पत्ता भी बहुत है। जी जी। तो उसके बावजूद जो इतनी खनिज संपदा है, वन संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, फिर मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो पूरे जो विद्युत उत्पादक केंद्र थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के थे। तो हर चीज में संपन्न होने, सुविधा साधन संपन्न होने के बाद प्रकृति का अनुपम उपहार है। ये अमीर धरती है जिसके लोग गरीब हैं। विकास होना चाहिए था, हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ। और घोषणा पत्र जो है वो आप एक इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं चुनाव जीतने का। अनिल सिंह चौहान जी, भरोसा यात्रा पर आप लोगों को कितना भरोसा है? देखिए प्रीति जी, जैसे कि हमारा टाइटल ही है भरोसा यात्रा, क्योंकि हमने घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया है। और मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर आप एक वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार हैं, स्टडी कर लीजिए कि राष्ट्रीय खनिज संपदा अधिनियम क्या है। हमारे यहाँ खनिज जरूर है, हमारी भी मांग यही है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हमेशा मोर्चा खोला है कि हमसे जो लिया जाता है केंद्र द्वारा हमको दिया नहीं जाता। सर, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? पढ़ा होगा आपने। जब मुझे मेरी तर्क के शक्ति पर जब आप आ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं संविधान की, जरा पढ़ लीजिए। संपदा खनिज पढ़ के आने राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या कहते हैं, जरा पढ़ के आइए। करती है कि पढ़ के आइए राज्य के नीति निदेशक तत्व। जी एक मिनट अनिल, राज्य जब बना था, जिस समय राज्य की घोषणा हुई थी, राज्य बनते ही पहले मुख्यमंत्री ने जो पहली घोषणा की थी, अजीत जोगी ने, वो ये की थी कि हम इस राज्य को टैक्स फ्री जोन बना देंगे। हमारे पास एलेक्जेंड्राइट और जो डायमंड है, हीरा और एलेक्जेंड्राइट की जो माइंस है, उससे हमको इतना रेवेन्यू मिलेगा कि हम इसे टैक्स फ्री जोन बना देंगे। ये उनकी पहली घोषणा थी और उस समय 2-3 पत्रकार थे, उनमें एक मैं भी शामिल था। तो आप बताइए कहाँ टैक्स फ्री जोन हो पाया? ठीक है, एकदम सही बोला आपने। यही मैं भी बोल रही हूँ, सही कह रहे हैं। इसी विषय पर आ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2000 से 2003 शैशव अवस्था में कांग्रेस की सरकार थी। 2003 से 2018 तक रमन सिंह की सरकार थी। इस प्रदेश में नक्सलवाद के नाम पर आदिवासी वनांचल के लोगों की छातियां तलनी की जाती रही। लगातार इस प्रदेश को लूटा जाता रहा। आज आप बताइए, 1,75,000 करोड़ किसी अदानी अंबानी के चाचा खाते में नहीं गया, यहाँ के प्रदेश की जनता के खाते में गया। जाइए, राज्य के मुद्दे पर आइए, राष्ट्रीय मुद्दे पर मत जाइए। राज्य के मुद्दे पर 1,75,000 करोड़ इस प्रदेश की जनता के खाते में गया। चाहे वो गोबर के माध्यम से हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना की बात हो। 5 किसान प्रतिदिन, शासकीय आंकड़े हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे थे, वो आत्महत्याएं रुकी हैं। 40% अपराध में कटौती हुई है। नक्सलवाद की घटनाएं 60% तक कम हुई है। वनांचल में तेंदुपत्ता में हम सर्वाधिक कीमत देते हैं, धान में हम हिंदुस्तान की सर्वाधिक कीमत देते हैं। छत्तीसगढ़ का किसान पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक संपन्न है। दंतेवाड़ा जिले में 15 सालों में 5 ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अगर छत्तीसगढ़ का एक सेकंड अभी 700। अच्छा रुक जाइए, अनिल जी रुक जाइए। हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत डिबेट कर रहे हैं। आपके भी काम आएगा, हमारे भी काम आएगा। अगर राज्य के किसान इतने ही ज्यादा संपन्न हैं, जर जंगल जोरू की जो लड़ाई है उसमें कहा गया कि ज्यादातर वो किसान हैं जो नक्सली बन जाते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है और किसान है, उनको उनका
उनका जो हक है वो भी नहीं मिलता है। कौन से किसान आपके संपन्न हैं जो नक्सली बन रहे हैं? ऐसे कौन से किसान हैं जिनको सब कुछ मिल रहा है और जाकर नक्सली बनते हैं बस्तर में? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है आपका, उसी को तो बताना चाहता हूं आपको। आप पता करिए कि हिंदुस्तान में सामुदायिक वनाधिकार जो शासकीय वन है उसको आदिवासियों को देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वाधिक किया है। वहां के जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार हो गया है। वो अगर प्रस्ताव पास करते हैं कि हमारे गांव में शराब दुकान नहीं चलेगी तो राज्य सरकार का निर्णय है कि नहीं चलेगी। चलिए आपका ये जवाब का जवाब लेंगे हम बीजेपी से। सौरभ जागृति जी जवाब दीजिए, क्या जो कह रहे हैं वो कौन से किसान हैं जो जाकर के नक्सली बन रहे हैं बस्तर में? ये तो भाजपा के ही बताएंगे 15 साल में। तो अभी तो कांग्रेस का बता रहे हैं, अभी तो कांग्रेस का बता रहे हैं। भाजपा के पैनलिस्ट भाजपा का बताएंगे, अनिल पुसदगर जी पत्रकारिता का बताएंगे। बताने दीजिए उनको। अच्छा उनको बताने तो दीजिए। रहते हैं वहाँ पर आज जाकर देख लीजिए, चाहे शिक्षा का स्तर हो वो बहुत नीचे जा चुका है, चाहे स्वास्थ्य का स्तर हो वहाँ की हालत ये हो चुकी है, यदि रोड में कोई स्वास्थ्य एक्सीडेंट भी हो जाता है, दुर्घटना भी हो जाती है तो एम्बुलेंस तक की सुविधा वहाँ के आदिवासी भाई बहनों को नहीं मिल पाती। यदि तेंदुपत्ता की ये बात कर रहे थे, तेंदुपत्ता में संग्रह करने वाले लोगों को वहाँ चरण पादुका तक की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं कर पाई। यदि वहाँ के किसानों की बात करते हैं, ये मंडी टैक्स माफ करने का जो घोषणा किए थे आज तक वो घोषणा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मंडी टैक्स क्या है अनिल जी? मंडी टैक्स क्या है जो अभी तक हो नहीं पाया? प्रीति जी मैं आपको मंडी टैक्स से शुरू करता हूँ। मंडी टैक्स 15 पैसे से 20 पैसे लगता है। तेंदुपत्ता की अनिल पुसदगर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा है। दूसरी बात है चरण पादुका की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक स्कीम है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को अगर सांप बिच्छू काट लिया तो 30 दिन के अंदर उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा है। ये भाजपा सरकार नहीं करती थी। और 5 वनोपज ये खरीदते थे हम। पुसदकर जी को जरा बोलने दीजिए। अरे कहीं नहीं पा रहे हैं। मैं दिल्ली में बैठी हूँ, आप लोग दोनों पैनलिस्ट सुन लीजिए। मैं दिल्ली में बैठी हूँ, आपके राज्य से अनिल पुसदकर जी आते हैं, उनको भी थोड़ा बोलने दीजिए। बोलिए सर, मंडी टैक्स क्या है जो अभी तक लागू नहीं हो पाया? देखिए ये सब कानूनी पेचीदगियां हैं और इसमें घोषणाएं अटकती है और ये कोई पहली बार नहीं है, पहली घोषणा नहीं है। जो टैक्स फ्री जोन की जो मैंने बात की थी वो 2003 से आज तक अटका हुआ। आज तक जो है इसमें कोई शक नहीं, जो अनिल चौहान कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार जो बात कर रही है कि हमको हमारे हिस्से का पैसा मिलना चाहिए। खनिज संपदा के मामले में सारी जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज उनकी कारपोरेट ऑफिस बाहर है, वहां से उनको टैक्स का पैसा उस स्टेट को चला जाता है, जबकि उत्पादन जो है खनिज का यहाँ होता है। तो ये एक विसंगति जरूर है। इस विसंगति की दूर होते ही छत्तीसगढ़ को केंद्र से और पैसा मिलेगा और अगर रेवेन्यू मिलती है तो इसका विकास और तेजी से होगा। ये विसंगतियां हैं, इसको दूर होना बहुत जरूरी है। जी कृति। चलिए अब अनिल जी बोलिए, आपको क्या कहना है? मेरा कहना यह है प्रीति जी कि छत्तीसगढ़ में जो वनांचल है, बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया नक्सलवाद का। वहां उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कमाई का स्रोत देना होगा। 5 वनोपज की कीमत यहाँ खरीदी होती थी समर्थन मूल्य पे, हम 67 वनोपज की खरीदी करते हैं। तो कोदो, कुटकी, रागी, राई, महुआ, तेंदुपत्ता सब कुछ राज्य की सरकार खरीदती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका परिणाम है कि हिंदुस्तान का 75% वनोपज अकेला छत्तीसगढ़ देता है। ये सरकारी आंकड़े हैं। 25% में पूरा हिंदुस्तान है। ये राज्य की सरकार ने जो 12 लाख किसान छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में पंजीकृत थे वो 25 लाख से ऊपर हो गए हैं। जो खेती का रकबा था वो दुगुना हो गया है। किसानों की आय दुगुनी करने के नाम पर जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के जो एसेट्स होते हैं उन पे जीएसटी लगाने का इन्होंने अच्छा एक सवाल मेरे से, बहुत ट्रिकी सवाल है, बहुत ट्रिकी सवाल है। आपने कहा कि भरोसा यात्रा पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है। आपने सरकार की तमाम स्कीम, पॉलिसी, जितनी चीजें थी धड़ाधड़ सब गिना दी। आपने कहा राज्य में सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया है, कुछ भी गलत नहीं है, हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम करे, नो डाउट। भूपेश बघेल राज्य में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कांग्रेस के साथ केंद्र में भी आप देखिए तमाम मीटिंग्स में शामिल होते हैं।
जब इतनी सारी चीजें हैं अनिल जी, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी जब लिस्ट नहीं आती है, उसके बाद भी जब आपके लोगों के नाम नहीं आते हैं कैंडिडेट्स के, जबकि चुनाव आयोग ने जारी कर दिए डेट्स कि भैया 7 और 17 को आपके यहाँ चुनाव होंगे, तब थोड़ा डाउट होता है। अब इस पर आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो ऐसे नहीं करते हैं, हमारा आला कमान, और ये फिर ये लगता है कि आप बेफिजूल में आप सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, अभी अभी हमारे माननीय नेता टी.एस. सिंहदेव जी का आपने एक छोटी सी बाइट उनकी चलाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पे क्लियर किया है कि हमें सभी पक्षों को, सभी आवेदकों को सुनना है। कोई ये ना कहे कि भाई मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं वहां ज्यादा सक्षम उम्मीदवार हो सकता था। सभी नेताओं को सुनना है। कांग्रेस में एक व्यक्ति को निर्णय नहीं लेना है, एक प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार कहा है कि न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है कि सभी को सुनना चाहिए, सभी की बातें सुनने के बाद आप निर्णय लीजिए। तो इसका और मतलब दूसरी फिर बात ये यह भी है हुआ प्रीति कि जी, आला कमान जो कि दिल्ली में है और राज्य में सरकार, उन दोनों के बीच फिर क्लैश है कि हम किसे टिकट दें किसे नहीं दें। सीधा सीधा ये सिंबॉलिक है। जल्दी से अनिल जी, मैं जो कह रही हूँ फिर तो ये एकदम सटीक है, जैसा कि अनिल जी ने अभी बताया, अनिल पुसतकर जी। नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जो टिकट का बंटवारा कांग्रेस के लिए ये पहली बार नहीं है। टिकट का बंटवारा कांग्रेस के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ ये बात नहीं होती। बीजेपी में तो अनुशासन का डंडा बड़ा तेज चलता है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में बहुत उदारवादी है और कांग्रेस हमेशा से गुटबाजी का शिकार रही है। गुटबाजी कांग्रेस के मतलब जन्म से ही है। देखिए सुभाष चंद्र बोस को भी जो है निर्वाचित अध्यक्ष होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो यहाँ पर जो टिकटों का बंटवारा जो है वो थोड़ा सा भाजपा की तुलना में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ तत्काल विरोध आ जाता है। यहाँ पे कार्यालय कांग्रेस भवन तक जो है कुछ विधानसभा से लोग आ गए थे विरोध करने के लिए। पिछली बार भी जो है बिलासपुर विधानसभा में कांग्रेस भवन में लाठी जूते चल गए थे। तो ये कांग्रेस की परंपरा भी है। तो इसलिए कांग्रेस की जो टिकट बंटवारा है वो थोड़ा सा ठीक है, सौरभ जी जरा बोल लें बीजेपी से। देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आज स्थिति हो चुकी है वो बहुत निंदनीय और दयनीय हो चुकी है। ऐसी निंदनीय और दयनीय स्थिति में भी अगर आप लोगों ने छक्का नहीं मारा तो बाद में कांग्रेस को ही उल्टा वोट पड़ जाएगा। भाजपा पिछली बार 15 सीट पर रह गई थी, 15 भी मारेंगे। परंतु मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सौरभ गुटबाजी क्या भाजपा में नहीं है? नहीं, देखिए एक तो सूची वायरल हुई, हंगामा मच गया। 15 सीट पर रह गए थे आप। 3 बार सरकार बनाई, 50 और 50 से 50 से 15। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया, परंतु हम 15 में इसलिए आए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की लुभावने और ढकोसले और झूठे वादे जो जनता को गुमराह कर गए। नहीं तो आज की स्थिति में अब जो चुनाव होने वाला है आप देख लीजिएगा, जनता साफ नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए भी कहा जाता है सौरभ जी, जब चुनाव आता है तब आप लोग नजर आते हैं, उसके पहले गायब हो जाते हैं। तमाम सालों से 4.5 साल 5 साल होने वाले हैं कांग्रेस को आए। भारतीय जनता पार्टी चाहे शराब मुद्दे पे धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे आवास योजना का जो ये 15 से 13 पे आ गए प्रीति जी, 2 सीटें और चली गई इनके पास से। आपने ऐसा जवाब भी दिया है, आपने जो धड़ाधड़ जवाब दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम है, एक बार फिर से कभी जुड़ेंगे हम। आपने देखा छत्तीसगढ़ में अभी जिस तरीके से, क्योंकि चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है और अब आगे दोनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार जो छत्तीसगढ़ में बाजी मार के लेके जाती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, मैं जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।